पाठ 2 बोधा। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ आ फंसे। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में दारोगा थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहे नवीस थे। दोनों आदमियों के वेतन पंडित जी से कोई अधिक न थे, तब भी उनकी जिंदगी चैन की और सुखमय थी। पंडित जी उनके ठाठ बाट देखकर कुढ़ते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पी कर स्टेशन पहुंच गए। जिस समय गाड़ी आई, चारों ओर भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में जा चढ़े। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस सीट पर ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उस पर केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर साहब ने पूछा, तुम कौन हो जी? मुसाफिर बोला, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था और जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दारोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब ने कहा। वह मुसाफिर बोला, आपने मेरी सूरत भले न देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे। डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन दोनों ने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। वे कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी। क्या करते, जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त। वे एक स्टेशन पर उतर पड़े और प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी घबराई, वह भी बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझा कि हैजा हो गया। हुक्म दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं। ढाढ़स बंधा। दारोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर था, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर मुंशी बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है।
तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? चोखेलाल ने जवाब दिया, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तब आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। दारोगा जी ने हैरानी से पूछा, 10 रुपये? चोखेलाल ने कहा, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज। दारोगा जी ने मुंशी बैजनाथ की पत्नी से रुपये मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपये नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दिए। तब उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदें गिरने लगीं, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा। झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य है। पंडित जी की स्मृति जागी। बोले, ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर ने विनम्रता से कहा, जी हाँ, मैंने वहां से आकर इंटर पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, मेरे घर चलिए। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगीं। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया। फिर सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की।